गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल के लेक्चर में अपन ने बात की थी कि परागकोश की जो संरचना होती है, परागकोश की जो स्ट्रक्चर होती है वो किस प्रकार की होती है, और आज अपन बात करेंगे इसी आपका जो चैप्टर सेकंड चल रहा है उसका अगला टॉपिक है परागकोश का स्फुटन। परागकोश का स्फुटन किस प्रकार से होता है, एंथर डिसेंस बोलते हैं इसको। बेटाओ, जैसा मैंने कल आपको बताया था कि जो परागकोश होता है उस परागकोश के चारों तरफ क्या पाई जाती हैं, परागकोश भित्ति पाई जाती है, जिसको अपन ने बोला था एंथर वॉल पाई जाती हैं। और जो एंथर वॉल होती हैं वो अपन ने कल पढ़ी थी, 4 प्रकार की होती हैं। सबसे बाहर की तरफ एपिडर्मिस, उसके सेकंड थी अंतस्थीशियम, मध्य परत और टेपिटम। ये कहता है परागकोश स्फुटन के लिए जो अंतस्थीशियम होती है, अंतस्थीशियम जो लेयर होती है, जो परत होती है, पूर्णतः उत्तरदायी होती है। मैंने कल भी आपको बताया था कि अंतस्थीशियम की जो कोशिकाएं होती हैं, अंतस्थीशियम परत की जो कोशिकाएं होती हैं, वो अंतस्थीशियम परत की कोशिकाएं आर्द्रताग्राही प्रकृति की होती हैं, हाइड्रोस्कोपिक होती हैं। वो वातावरण से क्या कर लेती हैं, नमी अवशोषित कर लेती हैं। अंतस्थीशियम के अंदर विशेष प्रकार की कोशिकाएं होती हैं जिनको अपन बोलते हैं ओष्ठ कोशिकाएं। कौन सी कोशिकाएं? स्टोमियम सेल्स, ओष्ठ कोशिकाएं बोलते हैं। ये जो ओष्ठ कोशिकाएं होती हैं वो परागकोश स्फुटन के लिए पूर्णतः उत्तरदायी होती हैं। ये वातावरण से नमी अवशोषित कर लेती हैं जिससे परागकोश का स्फुटन हो जाता है। तो कुल मिलाकर परागकोश भित्ति के फटने से परागकोश का स्फुटन होता है, जिससे इसमें भरे हुए जो परागकण होते हैं वो बाहर निकलते हैं। ध्यान रखना, परागकोश का जो स्फुटन होता है किस सतह से होता है, इसके आधार पर 4 प्रकार का होता है। नंबर 1 अनुप्रस्थ स्फुटन, यानी जब परागकोश का स्फुटन हो वो ट्रांसवर्स सतह से हो तो इस प्रकार के स्फुटन को अपन बोलते हैं अनुप्रस्थ स्फुटन। इस प्रकार का स्फुटन पाया जाता है तुलसी में। इनके एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट हैं, आपको एग्जाम्पल याद रखने हैं। सेकंड प्रकार का होता है, एक अनुप्रस्थ स्फुटन का उदाहरण हो गया तुलसी। दूसरे प्रकार का जो स्फुटन होता है उसको अपन बोलते हैं बेटा लंबवत स्फुटन, लॉन्गिट्यूडनल स्फुटन। और लॉन्गिट्यूडनल सरफेस से अगर परागकोश का स्फुटन हो रहा है तो उसको लंबवत स्फुटन बोल रहे हैं। इसका जो उदाहरण है, एक तो धतूरा, एक कपास, डेटूरा और गॉसिपियम जो स्पीसीज होती हैं उनके अंदर लंबवत स्फुटन पाया जाता है। तीसरे प्रकार का जो स्फुटन होता है उसको अपन बोलते हैं बेटा छिद्रमय स्फुटन। कौन सा? छिद्रमय स्फुटन। क्या होता है, परागकोश की ऊपरी सतह पर छोटे छोटे छिद्र बन जाते हैं और इन छोटे छोटे छिद्रों के द्वारा जो इनमें भरे हुए जो परागकण होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं। इसका सबसे अच्छा जो उदाहरण है वो है मकोय। मकोय नामक जो प्लांट होता है, उस मकोय नामक प्लांट के अंतर्गत छिद्रमय स्फुटन हमें देखने को मिलता है। और एक प्रकार का और होता है जिसको अपन बोलते हैं कपाटीय स्फुटन। कौन सा होता है? कपाटीय स्फुटन। इसमें क्या होता है कि जो परागकोश की जो भित्ति होती है छोटे छोटे कपाटों के रूप में खुल जाती है और जो भरे हुए परागकण होते हैं वो इससे बाहर निकल जाते हैं। इसका उदाहरण है बारबेरी। तो ध्यान देना, परागकोश का जो स्फुटन होता है वो 4 प्रकार से होता है। एक प्रकार का स्फुटन होता है जो परागकोश भित्ति की अनुप्रस्थ सतह से होता है।
जैसे तुलसी में, एक लंबवत सतह से होता है जैसे धतूरे में और कपास में। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनमें परागकोश भित्ति पर सूक्ष्म छिद्र बन जाते हैं जैसे मकोई में। कुछ पौधे ऐसे हैं जैसे बारबेरी है, उसके अंदर क्या होता है, जो परागकोश भित्ति होती है वो छोटे छोटे कपाटों में बट जाती है और छोटे छोटे कपाट के रूप में ये अलग हो जाती है और इसमें भरे हुए परागकण होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं। इस प्रकार से परागकोश होता है उसका स्फुटन संपन्न हो जाता है। इससे अगला टॉपिक जो आएगा इसमें बेटाओ वो आता है नर युग्मकोद्भिद। क्या आएगा, नर युग्मकोद्भिद, मेल गैमेटोफाइट। क्या आएगा, मेल गैमेटोफाइट। ध्यान देना, इससे पहले अपन ने पढ़ा है परागकण, या जिसका दूसरा नाम भी अपन ने दिया था लघु बीजाणु। ये कहता है अंकुरित परागकण, अंकुरित परागकण या लघु बीजाणु नर युग्मकोद्भिद कहलाता है। यानी परागकण या लघु बीजाणु का जो जब अंकुरित हो जाता है, अंकुरित परागकण नर युग्मकोद्भिद कहलाता है। किसको बोलते हैं अपन, नर युग्मकोद्भिद। अंकुरित परागकण को अपन क्या बोलते हैं, नर युग्मकोद्भिद कहते हैं। तो इसको पढ़ने के लिए, यानी परागकण का अंकुरण किस प्रकार से होगा, इसको पढ़ने से पहले अपन को क्या पढ़नी पड़ेगी, परागकण की संरचना पढ़नी पड़ेगी। तो अपन अब पढ़ते हैं परागकण की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन। परागकण की संरचना देखिए बेटा, जो परागकण होता है वो एक केंद्र की, एक कोशिकी अगुणित गोलाकार संरचना होती है। ध्यान दें मेरी बात पर, जो परागकण होते हैं वो एक केंद्र की होते हैं, एक कोशिकीय होते हैं, अगुणित होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं और गोलाकार संरचनाएं होती हैं। यदि अपन परागकण की संरचना की बात करें बेटा, तो परागकण की जो संरचना होती है उसको अपन इस प्रकार से देखेंगे। परागकण की संरचना में परागकण के ऊपर आवरण पाए जाते हैं, यानी परागकण के ऊपर दो आवरण पाए जाते हैं बेटा। ये इस तरीके से मैं आवरण बना रहा हूँ, देखिए ध्यान से। ये दो आवरण होते हैं, इनमें जो बाह्य आवरण होता है उसको अपन बोलते हैं बाह्य चोल यानी एक्साइन, और अंदर की तरफ जो आवरण होता है ये, इसको अपन बोलते हैं अंतःचोल। ध्यान दें, यहाँ पर ये जो आवरण होता है इसको अपन बोलते हैं बाह्य चोल, एक्साइन। अंदर की तरफ जो आवरण होता है इसको अपन बोलते हैं अंतःचोल। इसके अंदर केंद्रक पाया जाता है, ये क्या होता है, केंद्रक होता है। इसके अलावा परागकण की प्रारंभिक संरचना में वैक्यूल यानी रसधानियाँ या जो रिक्तिकाएँ होती हैं वो भी हमें दिखाई देती हैं। ये रिक्तिकाएँ, इनको रसधानियाँ भी बोल देते हैं, रसधानी। इसके अलावा इस परागकण का जो बाह्य चोल होता है, उस बाह्य चोल के ऊपर छिद्र पाए जाते हैं। उन छिद्रों को अपन बोलते हैं बेटा जनन छिद्र।
क्या बोलते हैं? जनन छिद्र। ध्यान रखना, अधिकांश जो द्विबीजपत्री पौधे होते हैं, उन द्विबीजपत्री पौधों के अंदर जो जनन छिद्र होते हैं उनकी जो संख्या होती है अधिकांश से 3 होती है, 3 होती है। इसके अलावा इसके अंदर भरा रहता है कोशिका द्रव। क्या भरा रहता है? कोशिका द्रव। फिर मेरी बात को ध्यान से सुनना, परागकण की संरचना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है। यदि अपन एक परागकण की संरचना देखें तो जो परागकण की जो संरचना होती है वो एक केंद्र की होती है, एक कोशिकीय होती है, अगुणित होती है, गोलाकार होती है। इसके ऊपर 2 आवरण पाए जाते हैं। सबसे बाह्य आवरण को बोलते हैं बाह्य चोल, इसके अंदर की तरफ जो आवरण होता है उसको बोलते हैं अपन अंतःचोल। इसके अंदर एक अगुणित केंद्रक होता है, कोशिका द्रव होता है, रसधानी वैक्यूल्स इसके अंदर हमें देखने को मिलती हैं। अब ध्यान देना बेटाओ, जैसा कि अपन ने पिछले टॉपिक में बात की थी कि जो परागकण होता है उस परागकण का जो बाह्य चोल होता है, उस बाह्य चोल का जो निर्माण होता है वो टेपिटम की जो कोशिकाएं होती हैं उन टेपिटम की कोशिकाओं के द्वारा एक विशेष प्रकार के पदार्थ का स्त्रवण होता है जिसको बोलते हैं स्पोरोपोलेनिन। मैंने आपको कल भी बताया था, यानी बाह्य चोल जो होता है उस बाह्य चोल का जो निर्माण होता है एक विशेष प्रकार के पदार्थ के द्वारा होता है जिसका निर्माण टेपिटम स्तर की कोशिकाओं से होता है। उस पदार्थ को बोलते हैं अपन स्पोरोपोलेनिन। स्पोरोपोलेनिन से बाह्य चोल का निर्माण होता है और अपन जानते हैं कि जो स्पोरोपोलेनिन जो होता है उसका भौतिक और जैविक अपघटन नहीं होता। भौतिक और जैविक अपघटन नहीं होने की वजह से जो ये परागकण होते हैं, इन परागकणों को अपन लंबे समय तक क्या कर सकते हैं? संरक्षित रख सकते हैं। आगे अपन बात करें अंतःचोल की। बाह्य चोल तो किसका बना होता है? स्पोरोपोलेनिन नामक पदार्थ का बना होता है। ये मोटा आवरण होता है, इसका भौतिक और जैविक अपघटन नहीं होता है। लेकिन अपन बात करें किसकी? अंतःचोल की। ये एक पतला स्तर होता है जो कि कोशिका द्रव को चारों तरफ से क्या किए होता है? घेरे रहता है। ये बेटाओ पैक्टिन का बना होता है या सेलुलोज का बना हुआ स्तर होता है, आंतरिक आवरण होता है। इसके बाद अपन बात करें अधिकांश जो पौधे होते हैं उन अधिकांश पौधों में जो परागण की क्रिया होती है, कौन सी क्रिया? परागण। परागण की जो क्रिया होती है वो कीटों द्वारा होती है। किसके द्वारा होती है? कीटों के द्वारा होती है। ये कहता है कि वे पौधे जिनके परागकण कीट परागित होते हैं, अर्थात कीटों के द्वारा जिनमें परागण की क्रिया संपन्न होती है, उनके ऊपर एक विशेष प्रकार के पदार्थ का आवरण पाया जाता है जिसको अपन बोलते हैं पोलन किट। यानी अपन ये कहें कीट परागित जो परागकण हैं, इन कीट परागित परागकणों के ऊपर आवरण पाया जाता है जिसको अपन क्या बोलते हैं? पोलन किट। अब आप कहोगे इससे क्या प्रॉफिट है? बेटा ये जो पोलन किट होता है, पहली बात तो मैं बता दूं, इसका जो निर्माण होता है, इसका निर्माण भी मुख्यतः टेपिटम की कोशिकाओं के द्वारा ही होता है। ये क्या होता है? एक चिपचिपा आवरण होता है। कैसा होता है? चिपचिपा होता है। साथ में इसके द्वारा एक विशेष प्रकार के पदार्थ या विशेष प्रकार की गंध निकलती है जिसकी वजह से जो कीट होते हैं वो कीट पुष्प की ओर क्या होते हैं? आकर्षित होते हैं। अर्थात पोलन कीट होते हैं, वो पोलन कीट कीटों को अपनी ओर क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। साथ में चिपचिपा होने की वजह से जो कीट होते हैं वो आसानी से इसके ऊपर क्या हो जाते हैं?
चिपक जाते हैं, जिससे परागण की क्रिया संपन्न हो जाती है। बेटा आगे आपने पढ़ा होगा छोटी क्लासों में कि जो पराग कण होते हैं उन पराग कणों से पराग एलर्जी उत्पन्न होती है। कई व्यक्ति होते हैं सुबह सुबह जब वो घूमने जाते हैं, विशेषतः नमी युक्त मौसम में, जैसे कि इस समय जो मौसम चल रहा है, तो उनको क्या होता है, जैसे ही वो घूमने जाते हैं तो उनको लगातार छींक आने लगती है, खांसी आने लगती है। वो एक पराग एलर्जी का एग्जाम्पल हो सकता है। अब बात ये आती है दिमाग में कि भाई पराग एलर्जी होती क्यों है। मैं आपको बता दूं बेटा कि जो पराग कण हैं, इस पराग कण का जो सबसे बाह्य स्तर होता है, जिसका नाम मैंने आपको क्या बताया था, बाह्य चोल। इस बाह्य चोल के मध्य जो छिद्र पाए जाते हैं, ये क्या होते हैं, छोटे छोटे छिद्र होते हैं, इसमें बहुत सारे छोटे छोटे छिद्र होते हैं। इन बहुत सारे छिद्रों के ऊपर क्या हो जाता है, विशेष प्रकार के प्रोटीन होते हैं, वो क्या हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं। प्रोटीन जमा हो जाते हैं। अब आपके दिमाग में आएगी वही बात कि सर प्रोटीन कहाँ से आए। बेटा जो प्रोटीन होते हैं, उन प्रोटीन का निर्माण भी जो टेपिटम की जो कोशिकाएं होती हैं वो करती हैं, और ये इस एंजाइम के ऊपर जो खाली क्षेत्र होते हैं उन खाली क्षेत्रों में जमा हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही इनको नमी मिलती है, नमी मिलने के समय ये जो प्रोटीन पदार्थ होते हैं, ये प्रोटीन पदार्थ इस बाह्य चोल से बाहर निकल जाते हैं और पराग एलर्जी उत्पन्न करने का कार्य करते हैं। तो मेरी बात समझ में आ गई। परागकण की संरचना किस प्रकार की होती है, पोलन किट क्या होता है, पोलन किट किस में हेल्प करेगा, पराग एलर्जी किसके द्वारा उत्पन्न होती है, और जो पराग एलर्जी उत्पन्न करने वाले जो प्रोटीन होते हैं उनका निर्माण कहाँ से होता है। ये सारी बातें अपन ने इस टॉपिक में करी। इससे आगे जो अपन पढ़ेंगे वो है डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट, नर युग्मकोद्भिद का परिवर्धन, नर युग्मकोद्भिद का परिवर्धन, डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट। ध्यान देना बेटाओ, जैसा मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि अंकुरित जो परागकण हैं वो अंकुरित परागकण क्या कहलाते हैं, नर युग्मकोद्भिद कहलाते हैं। ये आपने परागकण की संरचना देखी, परागकण की संरचना फिर देखते जाइए, डायग्राम के द्वारा इसको अपन समझेंगे। ये परागकण की संरचना अभी आपको मैंने बताई थी। परागकण की संरचना में आपने देखा कि दो आवरण पाए जाते हैं। कितने आवरण होते हैं, दो आवरण होते हैं। एक जो आवरण होता है उसको अपन बोलते हैं बाह्य चोल, और जो आंतरिक पतला आवरण होता है, इस आंतरिक पतले आवरण को अपन बोलते हैं अंतःचोल। ये होता है बाह्य चोल और ये होता है अंतःचोल। यहाँ पर मैंने बताया था ये केंद्रक होता है, इसमें वैक्यूल रसधानी होती हैं और इसके अंदर भरा रहता है कोशिका द्रव, और इस पर पाए जाते हैं जनन छिद्र। ये बात अपन कर चुके हैं। क्या होता है बेटाओ, जब परागकण से नर युग्मकोद्भिद का परिवर्धन होता है तो परिवर्धन के समय सबसे पहले इसका जो केंद्रक होता है, इसका जो केंद्रक होता है परागकण का, इस केंद्रक में समसूत्री विभाजन होते हैं। समसूत्री विभाजन होंगे। समसूत्री विभाजन होने से दो केंद्रकों का निर्माण होगा।
कैसे होगा देखिए, यानी दो केंद्रकों का निर्माण होगा जिनमें एक केंद्रक का आकार बड़ा होगा और एक केंद्रक का आकार होता है वो क्या होता है बेटाओ, छोटा हो। यानी एक केंद्रक ये बना और एक केंद्रक ये बना, दो केंद्रक बन जाते हैं। इनमें से एक केंद्रक को अपन बोलते हैं कायिक केंद्रक और दूसरे केंद्रक को अपन बोलते हैं जनन केंद्रक। यानी दो केंद्रक बनेंगे, एक कहलाएगा कायिक केंद्रक और दूसरा कहलाएगा जनन केंद्रक। अब ये क्या कहता है कि जब दो केंद्रक बन जाते हैं तो इन केंद्रकों के मध्य किसका फॉर्मेशन हो जाता है, कोशिका भित्ति का फॉर्मेशन हो जाता है। कोशिका भित्ति का फॉर्मेशन हो जाने से, कोशिका भित्ति का फॉर्मेशन हो जाने से दो कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है। फिर देखो आगे क्या होता है कि केंद्रक विभाजन के साथ साथ ही कोशिका भित्ति का निर्माण हुआ। ऐसे इसमें केंद्रक विभाजन हुआ और केंद्रक विभाजन होने के साथ क्या हो गया, कोशिका भित्ति का निर्माण हो गया। कोशिका भित्ति का निर्माण होने से एक जो कोशिका बनी वो कोशिका तो कैसी बन गई, बड़ी बन गई, और एक कोशिका जो बनी वो बनती है बेटाओ छोटी कोशिका। जो छोटी कोशिका होती है उस छोटी कोशिका को अपन बोलते हैं जनन कोशिका। क्या बोलेंगे, जनन कोशिका। और जो बड़ी कोशिका होती है उस बड़ी कोशिका को अपन बोलेंगे कायिक कोशिका। यानी सबसे पहले दो केंद्रक बन गए समसूत्री विभाजन से, एक बना कायिक केंद्रक और एक बना जनन केंद्रक। इसके बाद में इनमें क्या बन गई, कोशिका भित्ति बन गई। कोशिका भित्ति बनने से दो कोशिकाएं बनी, एक को अपन बोलते हैं जनरेटिव सेल और एक को अपन बोलते हैं सोमैटिक सेल। ये कहता है कि जो जनरेटिव सेल होती है, जनन कोशिका जो होती है, उसका आकार क्या होता है, छोटा होता है, जबकि कायिक कोशिका होती है उसका आकार बड़ा होता है। इन दोनों कोशिकाओं में इनके अलग से आपकी बुक में संरचना दे रखी है, अलग से इनको बता रखा है। मैं आपको बता दूं यहीं पर कि जो कायिक कोशिका होती है ये आकार में बड़ी होती है। इसके अंदर कोशिका द्रव की जो मात्रा होती है वो कोशिका द्रव की मात्रा होती है वो अधिक होती है। कोशिका द्रव की जो मात्रा होती है वो क्या होती है, अधिक होती है। कोशिका द्रव की मात्रा अधिक होती है। इसके अंदर आरएनए होता है, उसकी मात्रा भी अधिक होती है। इसमें सभी प्रकार के कोशिकांग देखने को मिलेंगे, लेकिन इसके अंदर कुछ रिक्तिकाएं भी हमें देखने को मिलती है। जबकि जनन कोशिका की बात करें तो जनन कोशिका का आकार बेटाओ क्या होता है, छोटा होता है। कैसा होता है, छोटा होता है जनन कोशिकाओं का आकार। इसके अंदर आनुवांशिक पदार्थ होते हैं वो अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, लेकिन आरएनए और कोशिका द्रव की मात्रा क्या होती है, कम होती है। इस प्रकार से ये दोनों जो कोशिकाएं होती हैं, एक कहलाती है कायिक कोशिका और एक कहलाती है जनन कोशिका का विकास हो जाता है। कैसे हुआ विकास कि जो परागकण है उस परागकण के केंद्रक में क्या हो गया, क्या हो गया, समसूत्री विभाजन हो गया। ये कहता है कि अधिकांश जो पौधे होते हैं उन अधिकांश पौधों में परागण की जो क्रिया होती है, पॉलिनेशन की जो क्रिया होती है, उस अवस्था में जो परागकण होता है वो इसी द्विकोशिकीय अवस्था में होता है। अर्थात मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि जब परागण की क्रिया होती है तो परागण की क्रिया के समय
जो परागकण होता है उस परागकण के अंदर 2 कोशिकाएं ही पाई जाती हैं। एक कोशिका को बोलते हैं अपन जनन कोशिका और एक कोशिका को अपन बोलते हैं कायिक कोशिका। अब होता क्या है कि भाई ये सारे जो परिवर्तन थे नरिकोद्भिद के परिवर्तन में, ये सारे तो कब हो गए? परागण पूर्व हो गए, यानी परागण पूर्व। ये यानी इसका डिवीजन हो गया, 2 केंद्रक बन गए, 2 सेल्स बन गए। लेकिन इसमें नरयुगोद्भिद के विकास के समय कुछ जो परिवर्तन होते हैं, कुछ जो डेवलपमेंट होते हैं, वो परागण की क्रिया के बाद होते हैं। अब बाद क्या होते हैं देखिए, ये तो परागण पूर्व हो गए और बाद में क्या होगा देखिए, जब ये परागकण इसी अवस्था में पुष्प की किस पर पहुंच जाते हैं? वर्तिकाग्र पर पहुंच जाते हैं। तो पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंचने के साथ ही इसमें क्या होता है बेटाओ? परागकणों का अंकुरण होता है। परागकणों के अंकुरण के समय क्या होता है कि जो बाह्य आवरण होता है वो तो आपको पता है कैसा होता है, इसका ठोस होता है। लेकिन इसमें अपन ने पढ़ा था कि इसके ऊपर क्या पाए जाते हैं? जनन छिद्र पाए जाते हैं। कौन से छिद्र होते हैं? जनन छिद्र होते हैं ऐसे। देखिए यहाँ पर ये जनन छिद्र होते हैं। अब होता क्या है कि एक कोशिका होती है, वो तो आकार में क्या होती है? छोटी होती है। ये इसको तो अपन बोल रहे हैं जनन कोशिका। एक कोशिका आकार में क्या होती है? बड़ी होती है। इसमें बेटा ये अंदर की तरफ जो अंतःचोल होता है, वो अंतःचोल जनन छिद्र वाले क्षेत्र से बाहर निकलने लगता है, ऐसे बाहर निकलने लगता है। और इसमें जो कायिक केंद्रक होता है वो आगे होता है। यानी ये क्या है? कायिक कोशिका का कायिक केंद्रक है और ये जनन केंद्रक है जनन कोशिका का। अब जब जैसे ही बाहर निकलता है तो एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है। इस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को अपन बोलते हैं बेटा पराग नली। पराग नली क्या बोलेंगे इसको? पराग नली। अब आपको पता है कि वर्तिकाग्र पर जब ये परागकण पहुंचते हैं तो वहाँ पर विशेष प्रकार के पदार्थ होते हैं जो जाति विशिष्टता दर्शाते हैं। जाति विशिष्टता के वजह से परागकणों का अंकुरण होता है, पराग नली बनती है। ये जो पराग नली होती है वर्तिकाग्र से होती हुई किसमें प्रवेश करती है? वर्तिका में प्रवेश करती है। ये डायग्राम आप सभी नोट करें। इससे आगे के डायग्राम में और बना रहा हूँ, आगे देखिए। यानी पराग नली का क्या होता जा रहा है? निर्माण होता चला जा रहा है। पराग नली बड़ी होती चली जाती है। आपको बता दूं, पराग नली उतनी बड़ी बनेगी जितना बड़ा उसका क्या होता है? पुष्प की वर्तिका होती है। अब इसमें होता क्या है बेटा? ये जो आंतरिक स्तर होता है यानी अंतस्य चोल, ये अंतस्य चोल आगे पराग नलिका का निर्माण कर देता है। यहाँ पर अपना कठोर आवरण यानी बाह्य चोल ये ऊपर की तरफ रह जाता है। ये बाह्य चोल है। ये कहता है कि इस स्थान पर एक प्लग का फॉर्मेशन हो जाता है। ये प्लग बन जाता है और जनन केंद्रक भी इसमें आगे की तरफ आ जाता है और कायिक केंद्रक इसमें और आगे की तरफ रहता है। यानी यहाँ अब कोई कोशिका द्रव नहीं रहता है। कोशिका द्रव किस में आ जाता है? पराग नली में आ जाता है। ये जनन केंद्रक और जनन केंद्रक के साथ ही ये इसमें
कायिक केंद्रक होता है और इसी के अंदर भरा रहता है कोशिका द्रव्य। अब जब ये पराग नलिका आगे बढ़ती हुई अंडाशय तक पहुंच जाती है, तो अंडाशय के पास पहुंचने से पहले इसमें क्या होता है बेटाओ, यहाँ पर देखें अपन, पहुंचने से पहले इसमें जो जनन केंद्रक होता है वो जनन केंद्रक के अंदर फिर क्या हो जाता है, समसूत्री विभाजन हो जाता है। यहाँ ये प्लग बन गया, ये जो जनन केंद्रक होता है इसमें समसूत्री विभाजन हो जाता है और कायिक केंद्रक होता है वो धीरे धीरे क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। इसमें समसूत्री विभाजन होने से दो केंद्रकों का निर्माण होता है और दोनों के दोनों जो ये केंद्रक होते हैं वो बनाते हैं नर युग्मक। यानी इसमें कितने नर युग्मकों का निर्माण हुआ, दो नर युग्मक। ये क्या है, बाह्य चोल है। यानी कुल मिलाकर यहाँ पर जाकर जनन केंद्रक में समसूत्री विभाजन होने से दो अगुणित नर युग्मकों का निर्माण हो गया। और इसी कारण से आपको पता होगा कि जो आवर्तबीजी जो पौधे होते हैं उन आवर्तबीजी पौधों के अंदर निषेचन की जो क्रिया होती है बेटा वो दो बार होती है, क्योंकि यहाँ पर कितने नर युग्मकों का फॉर्मेशन हो रहा है, दो नर युग्मकों का फॉर्मेशन हो रहा है। इस प्रकार से नर युग्मकोद्भिद यानी मेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन किसके अंदर हो जाता है, आवर्तबीजी प्लांट्स के अंदर हो जाता है। मेरी बात समझ में आ गई होगी, ध्यान देना थोड़ा सा। सबसे पहले कायिक केंद्रक और जनन केंद्रक बनेंगे, कायिक केंद्रक और जनन केंद्रक से कायिक कोशिका और जनन कोशिका बनेगी। जनन केंद्रक और कायिक केंद्रक क्या होगा, जो कायिक कोशिका होगी उस कायिक कोशिका से अंतस्थ चोल बाहर की तरफ निकलेगा। अंतस्थ चोल के बाहर की तरफ निकलने से पराग नली बनेगी। ये पराग नली वर्तिका की लंबाई के बराबर वृद्धि करती चली जाएगी, अंडाशय के पास पहुंचेगी। यहाँ पर इसमें प्लग का फॉर्मेशन हो जाता है। ये प्लग होता है जो कोशिका द्रव को वापस अंदर की तरफ नहीं जाने देता है। अब कायिक केंद्रक धीरे धीरे वृद्धि करके पराग नलिका का निर्माण करता चला जाता है और अंत में जो जनन केंद्रक होता है उस जनन केंद्रक में समसूत्री विभाजन हो जाता है। समसूत्री विभाजन होने से दो नर युग्मकों का निर्माण हो जाता है। इस प्रकार से आवर्तबीजी जो पौधे होते हैं उनमें नर युग्मक का परिवर्धन हो जाता है। थैंक यू।